Hello and welcome to Triple S. I hope you all are doing great. Myself, Arshad Isaaq Chauhan, and I am your computer faculty at Triple S. I have done BTech in Computer Science and Engineering from National Institute of Technology, श्रीनगर. तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है. जितने भी JK SSB एस्पिरेंट्स हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन एग्ज़ाम्स के सिलेबस का पार्ट कंप्यूटर है, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है. वो इसलिए क्योंकि आज के इस सेशन से मैं आप सभी के लिए इसी ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल और हाईली कंसेप्चुअल बेस्ड कंप्यूटर MCQ सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ. लेकिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे दो चार बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, जो बातें बिल्कुल आपका माइंडसेट चेंज कर देंगी और आपको एक सही डायरेक्शन देंगी. तो सबसे पहली बात ये है, आपने देखा अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए JK SSB के द्वारा, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लेबॉर्ट्री अटेंडेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सोशल फॉरेस्ट्री का एग्ज़ाम हो या फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, तो जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए JK SSB के द्वारा पिछले 2-3 महीनों में, आपने देखा कि इन एग्ज़ाम्स के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो काफ़ी टफ पूछा गया था. और अगर मैं इन चारों एग्ज़ाम्स को कंपेयर करूं तो इन चारों में भी जूनियर असिस्टेंट के अंदर सबसे टफ़ पूछा गया था. और वो टफ़ इसलिए भी लगा क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी. क्योंकि आपने देखा पिछले 4-5 साल से JK SSB कंप्यूटर को काफ़ी इजी पूछ रहा था. एग्ज़ाम्स के अंदर कंप्यूटर को ज़्यादा टफ़ नहीं पूछा जा रहा था, वही ट्रेडिशनल वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. लेकिन इस बार सडनली ये पैटर्न चेंज हुआ और उसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स काफ़ी प्रेशर में आ गए और उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए. तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो सीरीज़ है ये स्टार्ट की है. इस सीरीज़ के अंदर आपको जितने भी नए तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और साथ साथ में आप बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे. दूसरी बात ये है जो मैं हमेशा बहुत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, अपनी क्लास में भी कहता था, जब मैं जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बैच में पढ़ा होगा ट्रिपल एस पे या फिर कॉन्स्टेबल बैच में पढ़ा होगा, तो वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, चाहे आप YouTube चैनल ले लो कोई या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लो, तो कोई भी टीचर ये चीज़ नहीं क्लेम कर सकता कि 100% वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर जो कि उन्होंने क्लास में डिस्कस किए हैं. 100% तो कभी ऐसा नहीं होता है. ना ही कोई ये टीचर क्लेम करता है कि 100% उनके नोट्स में से एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक, क्योंकि टीचर्स भी पिछला ट्रेंड देखते हुए पढ़ाते हैं, पिछला 4-5 साल का ट्रेंड देखते हुए क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हैं. अब ये जो सडन ट्रेंड चेंज हुआ है, अब इस ट्रेंड को अडॉप्ट कर रहे हैं सारे टीचर्स और वो सारे टीचर्स जो हैं वो इस ट्रेंड के हिसाब से इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं. ठीक है, और हम भी इसी पैटर्न के बेसिस के ऊपर जो है क्वेश्चंस करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चन इस सीरीज़ के अंदर प्रैक्टिस करेंगे. लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो सकती है. ठीक है, हो सकता है ऐसा कि जूनियर असिस्टेंट में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हों उस तरह के क्वेश्चन आपके किसी आगे आने वाले एग्ज़ाम में ना हो. ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं. क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं. इसलिए हमें अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक, तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझसे ट्रिपल एस पे पढ़ा है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के स्टूडेंट्स हों या फिर कांस्टेबल के स्टूडेंट्स हों, ठीक, वो इस बात को जानते हैं कि हमने हर एक टॉपिक को बहुत डेप्थ और डिटेल में डिस्कस किया है. अगर आपका भी बेस स्ट्रांग होगा, ठीक, तो आप भी एग्ज़ाम के अंदर किसी भी ट्विस्ट को ईज़िली हैंडल कर सकते हो. फिर आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, तो आप हर तरह के क्वेश्चन को ईज़िली टैकल कर सकते हैं. ठीक, और
हमने जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम को क्वेश्चन पेपर को भी प्रैक्टिस किया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट भी किया कि सर आपके नोट्स पढ़ के जूनियर असिस्टेंट का पेपर इजीली सॉल्व हो रहा था। तो उसका मेन रीज़न यही है कि हमने चीज़ों को बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है, ठीक। और यही वजह है कि आप देखेंगे, अगर जिन स्टूडेंट्स ने भी जूनियर असिस्टेंट का पेपर के नोट्स मेरे अच्छे से पढ़े थे, वो इजीली 12 से 14 क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि वो बाकी क्वेश्चंस 2-4 आउट ऑफ सिलेबस थे, वो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए थे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन सिलेबस के पार्ट में से आए थे, वो क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट ने इजीली सॉल्व किए। वो इसलिए, उसकी वजह ये है कि हमने कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है क्लास में। और मेरा यही एक मोटिव रहता है कि मैं हर एक चीज़ को क्लास के अंदर बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में डिस्कस करूं, ताकि जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उस तरह के क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकें। अब देखिए, चूँकि JKSSB का पैटर्न जो है अब पूरी तरह से इवॉल्व हो चुका है ना, तो उसी बदलते हुए स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस नई सीरीज़ को डिज़ाइन किया है, ठीक। ये सीरीज़ जो है पूरी तरह से लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड है। चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप SI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी भी ऐसे JKSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर सिलेबस का पार्ट है, तो ये जो सेशन है, ये जो सीरीज़ है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज़ में हम 3 कैटेगरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने पिछले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए 3-4 महीनों में, उन सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस की, और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया। एक तो हम इस सीरीज़ के अंदर एडवांस्ड वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि अगर वन लाइनर क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वो बेसिक क्वेश्चन नहीं है जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं वन लाइनर में भी, तो हम एडवांस वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। दूसरी कैटेगरी जो क्वेश्चंस की रहेगी वो होगी स्टेटमेंट बेस्ड। ये आजकल JKSSB का फेवरेट कैटेगरी बनी हुई है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पूछे जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में, चाहे कंप्यूटर हो, GS हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। और तीसरी कैटेगरी जो है क्वेश्चंस की, वो रहेगी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के अंदर भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी तरह से लेबॉरेटरी अटेंडेंट के एग्ज़ाम के अंदर भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे हम इस सीरीज़ के अंदर। तो हमारी जो ये सीरीज़ है MCQ की, ये स्ट्रिक्टली इन 3 कैटेगरीज़ के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगी। और ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं, ये मैंने पिछले जो पेपर कंडक्ट हुए 3-4 महीनों के अंदर, उन पेपर्स की एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है। इसी के साथ मैं आपको एक श्योरिटी देना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ से आपको ना सिर्फ बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, बल्कि आपको खुद अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा, ताकि आप वक्त रहते हुए उन वीक एरियाज़ पर मेहनत कर सकें। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि आपके कौन से एरियाज़ वीक हैं, आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, या आपके कौन कौन से टॉपिक्स छूट गए हैं जिन्हें आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और इसमें हमसे पूछा गया है, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेट अ मिनट, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप सबने पढ़ लिया होगा, तो इसे हम अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद एट्रीब्यूट्स विजिबल टू द प्रोग्रामर सच एज इंस्ट्रक्शन सेट्स। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपका
फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं साथ में आपको बताता चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंप्यूटर का फंक्शनल डिज़ाइन, ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर। और आर्किटेक्चर का मेन फोकस होता है कि कैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, कैसे वो एक साथ काम करते हैं ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। और इसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर वो सारे डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं किसके रिलेटेड, जैसे इंस्ट्रक्शन सेट्स हो गया, हमारे डेटा पाथ्स हो गए, ठीक है, इसी तरह से एड्रेसिंग मोड्स। तो इस तरह के जितने भी जो डिसीजंस हैं वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है उन सारे एट्रीब्यूट्स के साथ डील करता है जो किसी प्रोग्रामर को विजिबल होते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन सेट्स हो गए, ठीक। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब होता है वो कमांड्स जो सीपीयू अंडरस्टैंड करता है। इसी तरह से एड्रेसिंग मोड्स, ठीक, इसी तरह से डेटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आती हैं। तो पहली स्टेटमेंट इसी के बारे में कह रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद एट्रीब्यूट्स टू द प्रोग्रामर विजिबल टू द प्रोग्रामर सच एज इंस्ट्रक्शन सेट्स, इसी तरह से आपका डेटा टाइप्स हो गया, इसी तरह से एड्रेसिंग मोड वगैरह। दूसरी स्टेटमेंट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द फिजिकल ऑपरेशनल यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन। कहता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल ऑपरेशन यूनिट्स के साथ डील करता है, या आप कह सकते हो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मतलब होता है फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर सिस्टम की उसके आर्किटेक्चर के बेस पे, ठीक है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डील ही इसी चीज़ के साथ करता है कि कैसे डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और कैसे जो है ये एक साथ काम करके टास्क्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को समराइज़ करूं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो डील करता है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर से, कि कंप्यूटर एक्चुअल में करता क्या है, ठीक है, व्हाट ए कंप्यूटर डज। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हाउ एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर के साथ डील करता है कि कैसे कंप्यूटर काम करता है, ठीक। अब इंस्ट्रक्शंस जो हैं एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन कैसे होती हैं, सीपीयू की हेल्प से होती हैं, है ना। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट है इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द सेम प्राइमरी मेमोरी स्पेस। अब अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, हमने क्लास में इसे डिस्कस किया है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर, एक होता है हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर, दूसरा होता है हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो बेस्ड है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के ऊपर। उसका मतलब क्या हुआ कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में दोनों चीज़ें डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दोनों चीज़ें जो हैं सेम मेमोरी स्पेस के अंदर होती हैं, सेम मेमोरी स्पेस में, ठीक है। और इन दोनों को एक ही बस के द्वारा एक्सेस किया जाता है। दैट मीन्स कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर हम एक वक्त में एक ही चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, इधर डेटा और इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उन्हें एक ही बस के द्वारा एक्सेस किया जाता है। लेकिन हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों अलग अलग मेमोरी स्पेस के अंदर होते हैं और दोनों को डिफरेंट बसेस के द्वारा एक्सेस किया जाता है। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को एक साथ ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट बसेस का यूज़ होता है। तो ये स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में दोनों डेटा और इंस्ट्रक्शंस एक ही प्राइमरी मेमोरी स्पेस के अंदर स्टोर होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया था, तो इट मीन्स कि स्टेटमेंट 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बोलना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब भी एग्ज़ाम के अंदर करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जाए तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इतना प्रेशर होता है, वहाँ पे हम गलती कर बैठते हैं। हम करेक्ट स्टेटमेंट की जगह अगर हमसे करेक्ट पूछा है तो हम इनकरेक्ट लिख आते हैं, अगर हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो हम करेक्ट लिख आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि हमसे एक्चुअल में पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं या फिर करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। ये क्वेश्चन जो है ये मेमोरी चैप्टर में से है, मेमोरी चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है, कैश मेमोरी is a high speed semiconductor memory that acts as a buffer between CPU and main memory। कहता है कैश मेमोरी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि बफर की तरह एक्ट करती है CPU और मेन मेमोरी के बीच में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आपने मेमोरी हायरार्की पढ़ा होगा तो मेमोरी हायरार्की में टॉप पे आता है हमारा रजिस्टर्स जो कि होते हैं CPU के अंदर, ठीक। उसके बाद आता है हमारा कैश मेमोरी, देन हमारी आती है मेन मेमोरी, देन आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी वो रजिस्टर्स या CPU और मेन मेमोरी के बीच में एज ए बफर की तरह काम करती है। बफर का मतलब होता है एक ऐसा मेमोरी रीजन जो टेम्पोरेरीली डेटा को स्टोर करता है ताकि जो हायरार्की की स्पीड है वो बैलेंस में रहे, ठीक है। आप देखते हैं कि रजिस्टर्स बहुत फास्ट होते हैं, मेन मेमोरी उससे स्लो होती है, ठीक। तो उन दोनों के बीच में स्पीड को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कैश। कैश के अंदर डेटा टेम्पोरेरीली स्टोर होता है और कैश के अंदर जो है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, रोम रीड ओनली मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल मीनिंग इट लूजेज इट्स डेटा इमीडिएटली व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज़ पावर्ड ऑफ, ठीक। यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही है। रोम जो है नॉन वोलाटाइल होती है। अब मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन वोलाटाइल, दूसरी होती है वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जिस मेमोरी के अंदर डेटा रिटेन रहता है अगर पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट भी हो जाए, अगर पावर ऑफ भी हो जाए, ठीक। और वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिस मेमोरी के अंदर डेटा रिटेन नहीं रहता अगर पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। आप देखते हैं कि जब आप अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे वहाँ पे आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस को ओपन कर रखा है, ठीक। जो ही आपका कंप्यूटर ऑफ होता है वो सारी एप्लीकेशंस खुद ब खुद जो है वो क्लोज़ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन कहाँ पे लोड हुई होती हैं, वो वेबसाइट्स कहाँ पे लोड हुई होती हैं, रैम के अंदर, है ना, मेन मेमोरी के अंदर। तो मेन मेमोरी रैम हमारी वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल है। यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि अगर रोम नॉन वोलाटाइल है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर डेटा जो है वो लॉस हो जाता है जब कंप्यूटर सिस्टम में का पावर जो है वो ऑफ हो जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर डेटा रिटेन रहता है पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद, ठीक। बल्कि वोलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी होती है, रैम, ठीक है, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, ये सारी टाइप की मेमोरी हमारी वोलेटाइल मेमोरीज होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, EEPROM allows its data to be erased electronically using electrical signals without requiring exposure to ultraviolet light। अब अगर आपने रोम के टाइप्स पढ़े होंगे, रोम के बहुत सारे टाइप होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। जो EEPROM है इसके अंदर डेटा इरेज होता है इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करके, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। EEPROM को हम अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने एक्सपोज नहीं करते डेटा को इरेज करने के लिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। बल्कि जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है उसी को एक्सपोज किया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने 15 to 40 मिनट्स तक,
डेटा को इरेज करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। चौथी स्टेटमेंट है वर्चुअल मेमोरी इज ए फिजिकल हार्डवेयर चिप इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड टू रैपिडली स्केल रैम कैपेसिटी। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। वर्चुअल मेमोरी कोई फिजिकल हार्डवेयर चिप नहीं होती है। वर्चुअल मेमोरी एक प्योरली सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है, एक फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिस फीचर के द्वारा एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पार्ट एज ए रैम यूज़ किया जाता है एक सॉफ्टवेयर की मदद से, जिस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है हाइपरवाइज़र। ठीक है, हाइपरवाइज़र। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। वर्चुअल मेमोरी कोई फिजिकल हार्डवेयर चिप नहीं होती, बल्कि एक सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है, एक फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिस फीचर के द्वारा सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पार्ट को एज ए रैम यूज़ किया जाता है जब हमारे कंप्यूटर की रैम फुल हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट है। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ही पूछा गया था, तो विच मीन्स स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3। हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में। ये क्वेश्चन भी जो है मेमोरी के ऊपर ही बेस्ड है, मेमोरी चैप्टर के ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट क्या है? डायनामिक रैम इज इनहेरेंटली फास्टर देन स्टैटिक रैम बिकॉज इट यूटिलाइजेज कैपेसिटर्स दैट रिक्वायर कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग साइकिल्स। कहता है कि डायनामिक रैम स्टैटिक रैम से फास्टर होती है क्योंकि डायनामिक रैम के अंदर कैपेसिटर्स का यूज़ होता है, जिन कैपेसिटर्स को कंस्टेंटली रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। आपने रैम के टाइप्स पढ़े होंगे। रैम के होते हैं 2 टाइप, एक स्टैटिक रैम होता है, दूसरा होता है हमारा डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम के अंदर हम करते हैं किसका यूज़? फ्लिप फ्लॉप्स का। और डायनामिक रैम के अंदर किसका यूज़ किया जाता है? कैपेसिटर्स का। अब कैपेसिटर्स को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है ना, इसलिए डायनामिक रैम जो है वो क्या होती है? स्लोवर होती है। स्टैटिक रैम फास्टर होती है डायनामिक रैम से, क्योंकि स्टैटिक रैम के अंदर किसका यूज़ होता है? फ्लिप फ्लॉप्स का। फ्लिप फ्लॉप्स को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इसका अपोजिट लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि डायनामिक रैम फास्टर होती है स्टैटिक रैम से। ऐसा नहीं होता है, डायनामिक रैम स्लो होती है स्टैटिक रैम से। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अलाउज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस टू ट्रांसफर ब्लॉक्स ऑफ डेटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम द मेन मेमोरी विदाउट कॉन्टीन्यूअस इंटरवेंशन फ्रॉम द सीपीयू। कहता है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, अगर आपने मेमोरी एक्सेस मेथड्स पढ़े होंगे, 3-4 तरह के मेमोरी एक्सेस मेथड होते हैं। एक सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, रैंडम एक्सेस और एसोसिएट एक्सेस। 4 तरह के मेमोरी एक्सेस मेथड होते हैं। तो डायनामिक मेमोरी एक्सेस के अंदर जो है सीपीयू की इंटरवेंशन के बिना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है मेन मेमोरी को भी, और मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बिना सीपीयू के बार बार इंटरवेंशन के सीधा मेन मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र करने की परमिशन देता है हमारा डायनामिक मेमोरी एक्सेस। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे सीपीयू हमारा फ्री रहता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, कहता है इन मॉडर्न मल्टी लेवल कैश सिस्टम्स L1 कैश इज टिपिकली इंटीग्रेटेड डायरेक्टली ऑनटू द सीपीयू डाई एंड ऑपरेट्स एट कोर क्लॉक स्पीड्स वाइल L3 कैश इज लार्जर स्लोअर देन L1 एंड शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स। कहता है कि मॉडर्न मल्टी लेवल कैश में L1 कैश जो है वो सबसे फास्ट होती है और सीपीयू डाई पर होती है। ठीक, L3 कैश साइज में सबसे बड़ी होती है, थोड़ी स्लो होती है और सभी कोर्स के बीच शेयर्ड होती है। ठीक है, सीपीयू के सभी कोर्स के बीच में शेयर्ड होती है। अब अगर आपने कैश मेमोरी के टाइप्स को पढ़ा होगा, कैश मेमोरी के होते हैं 3 टाइप, एक L1, L2 एंड L3। अगर इनकी हम स्पीड के बेसिस के ऊपर क्रोनोलॉजी देखें तो L1 सबसे फास्टर होती है, L2 उससे स्लो और L3 उससे स्लो। अगर साइज़ के हिसाब से इनकी क्रोनोलॉजी देखी जाए तो उल्टी होती है, अपोजिट। L3 बड़ा होता है, L2 उससे कम और L1 उससे कम।
अब यहाँ पे कह रहा है कि मॉडर्न मल्टी लेवल कैश सिस्टम में L1 कैश जो है वो CPU डाई के साथ इंटीग्रेट होती है और ऑपरेट करती है कोर क्लॉक स्पीड्स के ऊपर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, कह रहा है L3 कैश लार्जर होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और L1 से स्लोअर होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाली भी। तो विच मीन्स कि स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, सो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ये क्वेश्चन जो है ये सॉफ्टवेयर टाइप्स के ऊपर है। सॉफ्टवेयर टाइप्स, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जैसे कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स पढ़े होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो सिस्टम को रन और मैनेज करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में हमारा OS आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं, इसी तरह से सिस्टम यूटिलिटीज़ आ जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़। तो इस तरह के सारे सॉफ्टवेयर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द कोर इंटरनल हार्डवेयर ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये गलत स्टेटमेंट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे आप क्रोम को देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये एक यूज़र स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। क्रोम का यूज़ करते हैं हम किसके लिए? ब्राउजिंग के लिए। व्हाट्सएप का यूज़ किया जाता है मैसेजिंग के लिए। ठीक है, तो ये हार्डवेयर को मैनेज नहीं करते। हार्डवेयर को कौन मैनेज करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, शेयरवेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड इनिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ट्रायल बेसिस आफ्टर विच यूजर्स मस्ट पे टू कंटिन्यू यूजिंग इट्स फुल फीचर्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपने पढ़ा होगा शेयरवेयर, फ्रीवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। तो शेयरवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो शुरुआत में ट्रायल बेसिस पर फ्री मिलते हैं। ठीक है, और बाद में फुल फीचर्स के लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है। जैसे WPS ऑफिस देख लीजिए, आप नेटफ्लिक्स देख लीजिए, आप अमेज़ॉन प्राइम देख लीजिए। जिन भी सॉफ्टवेयर में आपको फ्री ट्रायल दिखता है ना कि स्टार्ट 3 डे फ्री ट्रायल, स्टार्ट 10 डे फ्री ट्रायल, इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम शेयरवेयर कहते हैं। तो ट्रायल बेसिस पे हमें वो पहले फ्री में देते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद उनके फुल फीचर्स को यूज़ करने के लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है, विच मीन्स कि स्टेटमेंट 1 and statement 3 are correct statements, so option B is the right answer, statement 1 and statement 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द एंटायर हाई लेवल सोर्स कोड इनटू स्टैंड अलोन मशीन कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल एट वंस बिफोर एनी एग्जीक्यूशन बिगिंस। कहता है कि एक इंटरप्रेटर जो है पूरे हाई लेवल सोर्स कोड को, पूरे सोर्स कोड को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले। आपने पढ़े होंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स सॉफ्टवेयर्स के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में अभी हमने देखा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं हमारा कंपाइलर्स, दूसरे होते हैं हमारे इंटरप्रेटर। कंपाइलर्स जो हैं वो कोड को, पूरे कोड को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देते हैं एग्जीक्यूशन से पहले। ठीक है, और जो इंटरप्रेटर हैं ये लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करते हैं, लाइन बाय लाइन। पहले एक लाइन ऑफ कोड को ट्रांसलेट करेंगे, फिर दूसरे लाइन ऑफ कोड को, फिर तीसरे लाइन ऑफ कोड को। तो लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करते हैं इंटरप्रेटर। इससे क्या होता है, बग फाइंड करना ईजी हो जाता है। ठीक,
तो यहाँ पे लिखा है इंटरप्रेटर पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देता है एक बार में, तो गलत लिखा हुआ है। इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता, बल्कि कंपाइलर पूरे कोड को एक बार में ट्रांसलेट करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट देखिए कि ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स सोर्स कोड लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग रन टाइम मेकिंग डिबगिंग मच ईजियर बट ओवरऑल एग्जीक्यूशन सिग्निफिकेंटली स्लोअर। कहता है कि कंपाइलर जो है सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है रन टाइम के दौरान, ठीक, जिससे डिबगिंग क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन है हमारे कोड की वो हो जाती है स्लो। तो ये गलत स्टेटमेंट है। कंपाइलर लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट नहीं करता। कंपाइलर जो है पूरे सोर्स कोड को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है एग्जीक्यूशन से पहले एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, कहते हैं लिंकर्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज दैट कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स जनरेटेड बाय ए कंपाइलर along with necessary libraries into a single cohesive executable file। लिंकर कहता है लिंकर एक सिस्टम यूटिलिटी है जो कंप्यूटर द्वारा बनाई गई अलग अलग फाइल्स, ऑब्जेक्ट फाइल्स और लाइब्रेरीज को एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में जोड़ता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लिंकर का काम यही होता है कि जो कंपाइलर के द्वारा बनाई गई अलग अलग .obj फाइल्स होती हैं, डॉट ऑब्जेक्ट फाइल्स, उनको एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल exe फाइल्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर देता है। ये सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 4 देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल डायरेक्टली मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस इन ए हाईली प्रिविलेज्ड प्रोसेसर एग्जीक्यूशन मोड ऑफन कॉल्ड सुपरवाइजर और कर्नल मोड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप देखते हैं जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर देखते हैं तो टॉप पे हमारा आता है एप्लीकेशंस, फिर आता है हमारा यहाँ पे बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे आता है हमारा हार्डवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा शेल, दूसरा होता है हमारा कर्नल। ठीक, शेल जो है वो ऐप के साथ इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशंस के साथ, और कर्नल हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, एप्लीकेशन को कोई भी काम हार्डवेयर से अगर करवाना है तो वो शेल के थ्रू करवाता है। ठीक है, वो अपनी रिक्वेस्ट शेल को भेजेगा, शेल इन रिटर्न वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है कर्नल को, कर्नल फिर जो है हार्डवेयर के से वो काम करवाता है। ठीक, तो कर्नल जो है वो डायरेक्टली किसको मैनेज कर रहा है? हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो विच मीन्स स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं इसे पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर टू बी ऑफिशियली ओपन सोर्स। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स होने के लिए कौन सी कोर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? ठीक, आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जिनका सोर्स कोड इजीली अवेलेबल होता है और उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करने की भी परमिशन होती है, मतलब हम उसे किसी को भी शेयर कर सकते हैं। आप देखते हैं आजकल जितने भी हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारी ओपन सोर्स का यूज़ करके ही बनाई जाती हैं। आप देखते हैं लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका यूज़ करके हमने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है ना। तो ओपन सोर्स, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स होने के लिए जो कोर रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि जो सोर्स कोड है वो उसके साथ होना चाहिए और उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन भी अलाउ होनी चाहिए, मतलब उस सोर्स कोड को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये ज़रूरी नहीं है कि उससे C++ में लिखा जाए या जावा में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसे हम सिर्फ नॉन कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकें। ठीक, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो फ्री ऑफ चार्ज ही होना चाहिए। लेकिन जो कोर रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि उसका सोर्स कोड इंक्लूड होना चाहिए और उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी के टॉपिक से है ये क्वेश्चन। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा,
हम इसे सॉल्व करते हैं। पहली स्टेटमेंट है एडाप्टिव मेंटेनेंस refers to modifying software to fix bugs, coding errors and logical flaws discovered by users after the software has been fully deployed। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हमने तो क्लास में इसे डिटेल में डिस्कस किया है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का होते हैं हमारे पास 3 टाइप। एक एडाप्टिव मेंटेनेंस, दूसरा टाइप होता है हमारा परफेक्टिव मेंटेनेंस और तीसरा टाइप होता है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस। एडाप्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है जब हम सॉफ्टवेयर को ऐसे मेंटेन करें कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट हो जाए। मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर पहले किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा था, अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज किया तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अडॉप्ट होना चाहिए। ठीक, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? एडाप्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एडाप्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है बग्स, कोडिंग एरर्स, लॉजिकल फ्लॉज को करेक्ट करना। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक, इस चीज़ को बग्स वगैरह को फिक्स करना, कोडिंग एरर्स को फिक्स करना, लॉजिकल फ्लॉज को फिक्स करना डिप्लॉयमेंट के बाद, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के बाद, इस चीज़ को हम करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, ना कि एडाप्टिव मेंटेनेंस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है Perfective maintenance involves upgrading or modifying software to add a new user requirements, improving performance or enhance execution efficiency even if the system has no active errors। Perfective maintenance बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Perfective maintenance उस मेंटेनेंस को कहा जाता है जब हम अपने सॉफ्टवेयर में कोई नए फीचर्स ऐड करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बिना किसी एरर को फाइंड किए हुए। अगर कोई एरर भी नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही चल रहा है, बट स्टिल हम उस पर कोई नए फीचर्स ऐड कर देते हैं ताकि हमारे सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, वो एफिशिएंटली चले, तो इस चीज़ को परफेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। स्टेटमेंट सही। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट देखिए, सॉफ्ट लिफ्टिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी दैट अकर्स व्हेन ए यूजर परचेजेज ए सिंगल लीगली लाइसेंस्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम and installs it onto multiple unauthorized computers or shares it with friends against the license agreement terms। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी आपने पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी में, जैसे सॉफ्ट लिफ्टिंग हो गया, इस तरह से और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब यही होता है कि एक कॉमन तरीका है जहां एक सिंगल यूज़र लाइसेंस को छुपके से कई सारे दोस्तों या कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर देता है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि सॉफ्ट लिफ्टिंग एक सॉफ्टवेयर पायरेसी की फॉर्म है, जिसमें क्या होता है कि एक यूज़र जो है, एक बंदा लाइसेंस को ख़रीदता है, उसके बाद फिर वो उसे इलीगली बहुत सारे कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल कर देता है या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देता है। तो which means कि statement 2 and statement 3 are correct statements, so option B is the right answer, statement 2 and statement 3 only। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है, एन ऑप्टिकल माउस यूटिलाइजेज लाइट एमिटिंग डायोड्स एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टू डिटेक्ट मूवमेंट ऑन ए सरफेस। आजकल जो माउस हैं हमारे पास, वो आते हैं ऑप्टिकल माउस। पहले हमारे पास ऑप्टिकल माउस नहीं आते थे। पहले आप देखते थे कि माउस जो हैं उनके नीचे एक बॉल टाइप का होता था, एक सर्कल जैसा। वो सर्कल जो है, वो उस सर्कल की वजह से माउस की मूवमेंट डिटेक्ट होती थी, सरफेस की मूवमेंट डिटेक्ट होती थी, है ना। वो बॉल मूव करता था, उसकी वजह से हमारा कर्सर भी मूव करता था, सरफेस की जो मूवमेंट है वो ट्रैक होती थी। लेकिन आजकल जो हमारे ऑप्टिकल माउस आ गए हैं, ऑप्टिकल माउस LEDs और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं सरफेस के ऊपर, है ना। आप देखते हो माउस के नीचे वो लाल कलर की लाइट होती है या ब्लू कलर की लाइट होती है, वो एक्चुअली LEDs होते हैं। ठीक, LEDs और इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ होता है ऑप्टिकल माउस के अंदर मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। तो ये सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 देखिए, बार कोड रीडर्स एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर्स आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड इन ऑटोमेशन।
ये गलत स्टेटमेंट है। बारकोड रीडर्स और ऑप्टिकल मार्क रीडर्स आउटपुट डिवाइसेस नहीं होते हैं, बल्कि ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, प्लॉटर्स आर स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइसेस दैट यूजेस ए पेन टू ड्रा कॉन्टिन्यूस वेक्टर ग्राफिक लाइंस ऑन ए लार्ज पेपर शीट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्लॉटर्स बड़े पेपर्स और वेक्टर ग्राफिक्स और आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स ड्रा करने के लिए यूज़ होने वाले स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। चौथी स्टेटमेंट देखिए, ए टच स्क्रीन पैनल कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। ये भी सही स्टेटमेंट है। आप अपने फ़ोन की एग्जांपल ले लीजिए, आपका फ़ोन का जो टच है वो साइमल्टेनियसली इनपुट डिवाइस भी की तरह भी काम कर रहा होता है और आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम कर रहा होता है, तो विच मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब हो गया कि स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये हमारे पास सीपीयू रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट का से क्वेश्चन है, ठीक। तो हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट, ठीक। पहली स्टेटमेंट देखिए, द प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड आर डिकोडेड बाय द कंट्रोल यूनिट। अगर आपने रजिस्टर्स के टाइप्स पढ़े होंगे, रजिस्टर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। प्रोग्राम काउंटर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया, इसी तरह से ALU हो गया, और भी बहुत सारे हमारे जो हैं रजिस्टर्स होते हैं, ठीक। तो जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर कभी भी करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं करता है। प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक। करंट इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR होल्ड्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ द डेटा आर इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड आर फेच्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड करता है जहां से डेटा फेच या रीड राइट होना होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जनरेट्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू कम्युनिकेट विद डायरेक्ट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। ये गलत स्टेटमेंट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल जनरेट नहीं करता। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। कंट्रोल सिग्नल्स और टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करने का काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो विच मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, स्टेटमेंट 1 एंड 3। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द एंड यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एज एन इंटरमीडिएट इंटरफेस की तरह काम करता है। सही स्टेटमेंट है। देखिए, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का जनरल आर्किटेक्चर देखते हैं तो टॉप पे यूज़र एप्लीकेशन होती है, बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यहाँ पे होता है हमारा हार्डवेयर, ठीक है। और ये स्टेटमेंट में भी यही कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएटरी इंटरफेस की तरह काम करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ए कोर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इंक्लूड्स एलोकेटिंग CPU टाइम, मेमोरी स्पेस, पेरिफेरल डिवाइसेस टू वेरियस एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर फंक्शन होता है वो रिसोर्स को मैनेज करना ही होता है, जैसे CPU टाइम, मेमोरी स्पेस, किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी स्पेस चाहिए, किस प्रोग्राम को कितना CPU देना है, ठीक, और कितने हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सिस्टम के साथ, इन सब को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम allows multiple users to interactively share a single CPU concurrently via dedicated physical terminals। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है सिंगल CPU जो है शेयर नहीं होता है मल्टीपल यूज़र्स के बीच में, बल्कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में
सिंगल CPU शेयर होता है मल्टीपल यूज़र्स के बीच में। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो है रैम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स लोड कर दिए जाते हैं ताकि CPU हमारा आइडल ना रहे, CPU हमारा ऐसे बेकार ना बैठे, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन इन्होंने बताई है मल्टी प्रोग्रामिंग की वो गलत है, वो टाइम शेयरिंग की डेफिनेशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, ठीक। मैंने यहाँ पे आंसर की भी लगा दी है इन सारे क्वेश्चंस की, आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर आंसर की से मैच कर सकते हैं, ठीक। एंड मोर ओवर, if you have any doubt in understanding any question, you can ask me on my Instagram handle। ये मेरा Instagram है अरशद इसाक चौहान, ARSHAD.ISHAQ.CHOUHAN, ये मेरा Instagram हैंडल है, यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी भी आप चाहते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट हो, देयर इज़ नीड ऑफ एन इम्प्रूवमेंट, यू कैन गिव योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल श्योरली एंटरटेन योर डाउट्स एंड डू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं और ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। इसी के साथ में आप जो है SSS के साथ भी जुड़ सकते हैं। SSS क्लासेस को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, ठीक। रील्स की फॉर्म में, इसी तरह से नोट्स की फॉर्म में आप SSS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रिगार्डिंग एनी एप्लीकेशन फॉर्म, रिज़ल्ट एट्सेट्रा, ठीक। और आप SSS यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, जाके बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं, बहुत सारे MCQ सीरीज़ वहाँ पे स्टार्ट हो रही है, चल रही हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो, ठीक। और आप मेरी ईमेल के द्वारा भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये मेरी ईमेल है। मोरओवर, आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, यू कैन आस्क मी फ्रीली, आई विल श्योरली एंटरटेन योर डाउट। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है, आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है किसी भी तरह की इस सेशन में, तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो वेलकम है, ठीक। हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, बट ऐसे ही फजूल में उठ के अगर आप कुछ भी कहेंगे तो दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल, ठीक है। सो थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैव ए नाइस डे।